रूमेटिक फीवर। अब रूमेटिक फीवर मैंने आप लोगों को बहुत दफा कहा था हम आगे पढ़ेंगे, तो चलो आज पढ़ते हैं रूमेटिक फीवर के बारे में। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसके लिए जरा नोट्स की तरफ चलते हैं। बच्चा होगा या कोई भी बंदा होगा, उसको सबसे पहले होगा थ्रोट इन्फेक्शन। ठीक है, जब उसको थ्रोट इन्फेक्शन होगा, आप जाहिर सी बात है थ्रोट में क्या बैक्टीरिया वगैरह आए हुए होंगे। कौन सा बैक्टीरिया आया हुआ होगा उधर, आपका जनाब स्ट्रेप्टोकोकस आया हुआ होगा। ठीक है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हीमोलिटिकस। ठीक है, ये वाला बैक्टीरिया आएगा आपके थ्रोट में और थ्रोट का इन्फेक्शन करवा देगा, बंदे का गला खराब हो जाएगा। देन क्या होगा कि जाहिर सी बात है आपके डब्ल्यूबीसीज आएंगे, उस बैक्टीरिया को आके मारेंगे, उधर इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, वो सारा सीन हो जाएगा। तो आपको पता है जब ये आपके डब्ल्यूबीसीज आएंगे तो एंटीबॉडीज वगैरह बनाते होते हैं, उसको बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं। लेकिन इधर एक पंगा है। पंगा यह है कि उस बंदे का थ्रोट इन्फेक्शन तो ठीक हो गया, लेकिन क्या हुआ कि आफ्टर 2 to 3 वीक्स वो बंदा आपके पास प्रेजेंट कर गया कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। वो बंदा आपके पास आएगा कि मुझे जोड़ों में दर्द है, या वो बंदा आपके पास कार्डाइटिस के साथ आ सकता है, वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, या स्किन पे कोई नोड्यूल्स वगैरह। खैर ये चीजें हैं, इनके साथ आपके पास बंदा प्रेजेंट कर सकता है आफ्टर 2 to 3 वीक्स। एक जो चीज आपने इसमें याद रखनी है कि ये जो मोस्टली होगा ना, क्या कहते हैं बंदा, ये होगा चिल्ड्रन। ठीक है, मोस्टली चिल्ड्रन में थ्रोट इन्फेक्शन होगा और उसके बाद वो आपके पास जोड़ों के दर्द के साथ प्रेजेंट कर सकता है। अब इसमें कहानी क्यों हुई कि वो 2 से 3 थ्रोट इन्फेक्शन के 2 से 3 वीक के बाद इस तरह हमारे पास प्रेजेंट क्यों किया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आपके थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, वो वाला बैक्टीरिया है, हमारे डब्ल्यूबीसी उसके खिलाफ लड़े, लेकिन वो जो बैक्टीरिया था ना, उसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन थी जिसका नाम था एम प्रोटीन। अब ये एम प्रोटीन के खिलाफ हमारी बॉडी क्या करेगी, इस तरह करके एंटीबॉडीज बना देती होती है लड़ने के लिए, इस एंटीजन को मारने के लिए। इसको हम कह देंगे एंटीजन। ये आ गई हमारी एंटीबॉडीज जो जिन्होंने क्या करना है, इसको मारना है। अच्छा ठीक है, ये इसको मारने लग जाएंगी, हमारी एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो आपकी एम प्रोटीन है, ये सेम होती है, इसकी जो शक्ल होती है उसकी मुशाबत होती है आपकी जो दिल की प्रोटीन है। हमारी जो फॉर एग्जांपल हमारी पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, उसके बाद हमारी जो एंडोकार्डियम है, या बॉडी की और भी डिफरेंट जगह की जो प्रोटीन है ना, वो मिलती होती हैं एम प्रोटीन के साथ। तो इसको हम कहते हैं मालिक्यूलर मिमिक्री। अब ये जो हमारी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही कि ये इधर उसकी बैक्टीरिया की प्रोटीन है या ये हमारी बॉडी की प्रोटीन है। तो वो इसको तो मारेगी मारेगी, बैक्टीरिया की एम प्रोटीन को, साथ में आपकी बॉडी पे भी जाके अटैक करना शुरू कर देगी। तो जब आपका कोई एंटीबॉडी, आपका इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी को मारना शुरू कर दे, तो उसको हम क्या कहते होते हैं, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये आ गया आपका ऑटो इम्यून रिएक्शन। और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, बहुत ज्यादा हाइपर आपका एक्ट करता है इम्यून सिस्टम। तो ये कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ये होती है आपकी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 2 क्यों कहा, क्योंकि आपका दूसरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रीनल में कि ये जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि आपकी एंटीजन किसी जगह पे पड़ी होगी, उधर जाके क्या करेगा, आपका ये जो एंटीबॉडीज होंगी वो अटैक कर देंगी। ऐसा ही है कि नहीं है। तो ये देखो, आपकी एंटीजन तो पड़ी हैं कहाँ पे, आपके हार्ट में पड़ी हैं, आपके जॉइंट्स में पड़ी हैं, या आपके सीएनएस में पड़ी हैं, उधर पड़ी हुई हैं, और जाके उधर आपकी एंटीबॉडीज अटैक कर रही हैं। तो इसको कहते होते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसमें आपका क्या होता है, एंटीबॉडीज जाके अटैक करती हैं एंटीजन को। इसको हम कहते हैं कि आपकी एंटीजन तो फिक्स्ड है, लेकिन एंटीबॉडीज फिक्स्ड नहीं है। ऐसा ही है कि नहीं है। तो ये आ गया कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये ऑटोइम्यून रिएक्शन हो गया। अब देखो कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये डिफरेंट जगहों पे जाके क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है। तो अब वही डिफरेंट जगह देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये जाके एक्ट कर सकता है। उसके लिए चलो बुक पे ही चले जाते हैं। अब देखो, अगर क्या करेगा, ये जॉइंट्स पे जाके ये वाली एंटीबॉडीज अटैक करेंगी, तो बंदे को जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उधर पेन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा ही है कि नहीं है। तो बंदे को क्या है कि जनाब जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाती है जोड़ों के दर्द के साथ। जोड़ों के दर्द के साथ बंदा आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा, उसे माइग्रेटरी पेन होगी। मींस के कभी एक जॉइंट में, कभी वो कहेगा मुझे रिस्ट जॉइंट में है, कभी वो कहेगा नई जॉइंट में है, ठीक है, कभी वो कहेगा मुझे जनाब एल्बो जॉइंट में है। तो वो क्या कहेगा कि माइग्रेटरी पेन है, कभी किसी जॉइंट में होती है, कभी किसी जॉइंट में होती है। तो ये मस्ट याद रखना है, कौन सी पेन होगी, माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस। माइग्रेटरी मींस एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट, पोली मींस मैनी, आर्थराइटिस मींस कि काफी ज्यादा जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो रही है। क्यों हो रही है, ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, वो आपको पता है। देन सेकंड, अगर यही जाके आपके हार्ट की प्रोटीन्स पे जाके अटैक करने लग जाती हैं एंटीबॉडीज, तो हार्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो उसको हम क्या कह देते हैं, कार्डाइटिस। हार्ट में कौन सी कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं ना, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो तीनों की इन्फ्लेमेशन करवा दो, इट मींस के उस बंदे को क्या होगा, पैन कार्डाइटिस होगा। तीनों लेयर्स की क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और ये एमसीक्यू आता है कि पेशेंट को क्या होगा, पैन कार्डाइटिस होगा।
देन थर्ड चीज क्या आ सकती है, बंदे की अगर वो वही एंटीबॉडी स्किन पे जाके एक्ट करने लग जाएंगी तो उधर नोड्यूल्स बनवा देंगी, तो वो जो नोड्यूल्स होंगे उनको हम कह देंगे कि जाहिर सी बात है हम देख लेंगे स्किन पे नोड्यूल्स बने होंगे तो सब कुटेनियस नोड्यूल्स बन जाते हैं। देन फोर्थ चीज कि ये जब जाके आपकी स्किन पे एक्ट करेगी ना तो उधर एरिथमा मार्जिनेटम बनवा देगी। एरिथमा मार्जिनेटम क्या है कि उसका जो बॉर्डर होगा वो रेड रेड मिलेगा और दरमियान में पेल सेंटर होगा। पेल मींस के अंदर कोई रंग नहीं है लेकिन बाहर जो बॉर्डर है वो ज्यादा रेड है, तो इसको हम कहते हैं एरिथमा का मतलब होता है रेड, ठीक है। और मार्जिनेटम मींस मार्जिन पे, तो ये आप देख सकते हो कि मार्जिन पे क्या है, रेडनेस है, तो इसको हमने नेम दे दिया एरिथमा मार्जिनेटम। और ये क्या है कि ये पता नहीं मुश्किल सा लफ्ज है, रैश बनेगा और साथ में क्या है कि रिंग मार्जिन बन जाएगा। देन आगे चलते हैं, अगर यही एंटीबॉडी जाके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके एक्ट कर दें तो आपका सारी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो बंदे को क्या है कि अचानक से इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगी, हमारी सारी मूवमेंट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स, ठीक है, और फेस की जो उसकी मूवमेंट होगी उसको हम क्या कह देंगे, कोरिया। कौन सा कोरिया, सिंडेहाम कोरिया। उस पेशेंट को क्या होगा, सिंडेहाम, ओ सॉरी सिडनेम, हम पता नहीं क्या है यार, ये पढ़ लेना। तो बंदे की क्या होंगी, इनवॉलंटरी इरेगुलर मूवमेंट्स ऑफ लिम्स एंड फेस होंगी। तो ये हमने देख लिया कि बंदा हमारे पास कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकता है, जॉइंट पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, देन ये कार्डाइटिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, उसकी स्किन पे नोड्यूल्स हो सकते हैं, हम उसकी स्किन देखेंगे तो हमें ये एरिथमा मार्जिनेटम मिल सकता है। देन और क्या है कि उसकी इनवॉलंटरी मूवमेंट के साथ प्रेजेंट कर सकता है, इसको हम कहते हैं जोन्स मेजर क्राइटेरिया। इन चीजों को देख के हम डायग्नोज कर सकते हैं कि हाँ बंदे को क्या है जनाब, रियोमेटिक फीवर है। अच्छा जी, तो ये तो हमें पता चल गया कि बंदा कैसे प्रेजेंट किया। उसी चीज को मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो हमने पढ़ी है, कि क्या होगा कि जनाब आपका इम्यून मेडिएटेड रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें अगले को घर जाके मार रही थी एंटीबॉडीज, ऐसे ही है कि नहीं है। तो ये कौन सा आ गया, टाइप 2, 2 नंबर बंदे हैं, ठीक है, 2 नंबर बंदे हैं, अगले को अगले के घर जाके मार रहे हैं, तो ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ गया। ये क्या है कि नॉट अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, मींस के ये बैक्टीरिया ने प्रॉब्लम नहीं खाई, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वही पागल हो गया, वही डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। वो क्यों डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने जो एंटीबॉडीज बनाई हैं वो किसके खिलाफ बनाई हैं, एम प्रोटीन के खिलाफ। और वही जो एम प्रोटीन है वो किसके साथ मिल रही है, हमारी जो बॉडी की प्रोटीन है, सेल्फ एंटीजन है, उनके साथ मिल रही है। अब वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। और ये भी एमसीक्यूज आता है कि कौन सी प्रोटीन के साथ, तो ये देखो जो मायोसिन वाली प्रोटीन होती है उसके साथ इनकी मुशाबत होती है। हमने देखा था ना कि हमारे जो मसल्स होते हैं उनमें मायोसिन होता है, ऐसे ही है कि नहीं है। तो ये जो मायोसिन है, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, तो वो मायोसिन को जाके क्या है कि डिस्ट्रॉय करेंगी। तो ये स्पेसिफिक एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि मायोसिन, इसको हम क्या कह देते हैं, मालिक्यूलर मिमिक्री, क्योंकि मालिक्यूल्स क्या है, सेम सेम है, उनकी शक्ल सेम है, हमारा इम्यून सिस्टम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। अच्छा जी, अब ये तो हमें पता चल गया। अब थोड़ी सी इस चीज की डिटेल में जाते हैं कि पैन कार्डाइटिस में बंदा कैसे प्रेजेंट करेगा, क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या नहीं होगा, उस चीज को जरा डिटेल से देखते हैं। आपको पता है आपके हार्ट के, फॉर एग्जांपल ये मैं हार्ट बनाता हूं तो सबसे अंदर कौन सी लेयर होती है, एंडोकार्डियम होती है। एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन होगी कि नहीं होगी, होगी। तो आपको पता है आपका जो लाइन कर रही होती है, फॉर एग्जांपल इधर जो वॉल्व्स हैं उनको कौन लाइन कर रही होती है, एंडोकार्डियम लाइन कर रही होती है। इट मींस के ये जो वॉल्व्स होंगे वो भी डैमेज हो जाएंगे। मोस्ट कॉमनली कौन सा वॉल्व डैमेज होगा, आपका माइट्रल वॉल्व डैमेज होगा। ये भी एमसीक्यू आता है कि मोस्ट कॉमनली आपका कौन सा वॉल्व डैमेज होगा, माइट्रल वॉल्व डैमेज होगा। अब देखो ये वॉल्व इधर से, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इधर एंटीबॉडीज आई, वो इधर आके डिपॉजिट हो जाएंगी, इसको मारने लग जाएंगी, तो इधर आके देन थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह, कल हमने देखा था थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह जमा हो जाएंगे। तो ये जो एक मैसा बन गया इसको हम क्या कह देते होते थे, वेजिटेशन। इसको क्या कह दिया, वेजिटेशन। तो ये वेजिटेशन बनवा देंगी। जब वेजिटेशन बनती होती थी तो हमारा वाल्व प्रॉपर्ली बंद नहीं हो सकता था, तो इसको हमने क्या कह दिया, रीगर्गिटेशन। इसको हमने क्या कह दिया, इट मींस के ये वाला जो बंदा होगा इसमें माइट्रल रीगर्गिटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे स्टार्ट में, ठीक हो गया। तो ये आ गया एक चीज। देन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप उस चीज को ठीक नहीं करते, आप उसको ठीक नहीं करते, वो मसला चलता रहता है, चलता रहता है। देन क्या होता है कि आपको पता है जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, डैमेज होता है उस जगह पे। तो ये देखो अभी हमने डैमेज करवा दिया है और एओर्टिक रीगर्गिटेशन हो गई है। देन सेकंड क्या, सॉरी माइट्रल रीगर्गिटेशन हो गई है, वॉल्व की रीगर्गिटेशन हो गई है। देन सेकंड क्या होगा कि आपको पता है जहां पे डैमेज होता है वहां आपकी बॉडी हील करती है, उस एरिया को ठीक करती है। हील कैसे करती है, उधर फाइब्रोसिस करवा देती है, फाइबर्स को डिपोजिट करवा देती है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपका वॉल्व इस तरह करके था जनाब, ये आपका आ गया एओर्टिक वॉल्व आ गया, ठीक हो गया। तो ये देखो इसने इधर इधर फाइब्रोसिस करवा दी। अब जब एरिया सारा डैमेज हो गया तो इसने क्या किया, इधर इधर जनाब फाइब्रोसिस करवा दी है। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो अंदर इसका ल्यूमन है ये छोटा सा हो गया है। ओरीफेस जो वॉल्व की ओपनिंग है वो क्या हो गई है, छोटी हो गई है, बिकॉज ऑफ दिस
फाइब्रोसिस, ठीक हो गया। तो अब पेशेंट को एओर्टिक रीगर्गिटेशन होगी या स्टीनोसिस होगी, या माइट्रल रीगर्गिटेशन होगी या माइट्रल स्टीनोसिस होगी। ये माइट्रल वॉल्व है, तो बंदे को क्या हो सकती है, माइट्रल या एओर्टिक स्टीनोसिस हो सकती है। मींस के जो शुरू वाली स्टेज होगी रियूमेटिक फीवर की, उसमें क्या होगा, रीगर्गिटेशन, वो क्यों ही हमने देख लिया। सेकंड स्टेज पे क्या हो सकता है, अगर वो क्रोनिक हो जाता है तो बंदे को क्या हो सकती है, स्टीनोसिस हो सकती है। तो ये आ गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि माइट्रल स्टीनोसिस बड़ी कॉमन होती है। कौन से बंदों में, रियूमेटिक फीवर वाले बंदों में माइट्रल स्टीनोसिस बहुत ज्यादा कॉमन होती है। अच्छा, अब बंदा आपके पास प्रेजेंट कब करेगा, मोस्टली जो माइट्रल स्टीनोसिस हो रही होती है ना, या वाल्व की स्टीनोसिस हो रही होती है, वो जो आपके पास बंदा प्रेजेंट करता है वो मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज का करेगा। और ये जो आपका रिगर्गिटेशन वाला बंदा प्रेजेंट करेगा वो कब, आपका लेस देन 25 ईयर एज वाला बंदा प्रेजेंट करेगा। ये मोस्टली कह रहा हूँ, लाजमी नहीं कि ये करे, लेकिन मोस्टली जो आपको हिस्ट्री में आ सकता है वो ये। आपको पता है रिगर्गिटेशन पहले हुई तो ये देखो उम्र पहले है, देन थोड़ा सा टाइम लगेगा ना ये वाली फाइब्रोसिस सारा होने पे, तो वो जो बंदा है आपके पास 30 साल में जाके प्रेजेंट कर सकता है, 30 साल के बाद प्रेजेंट कर सकता है। तो ये देख लो आप कि क्या है जनाब, अर्ली वाल्वुलर रिगर्गिटेशन है और लेट क्या है, वाल्वुलर स्टीनोसिस है। वो क्यों हुई, वो हमने वो चीज देख ली। अच्छा, अब इसमें एक और जो चीज आपने याद रखनी है, देखो कोई भी वॉल्व इफेक्ट हो सकता है, सबको हमारी जो है ना एंडोकार्डियम लाइन कर रही है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होगा वो होगा आपका माइट्रल वॉल्व। दूसरे नंबर पे आ जाता है एओर्टिक वॉल्व, एंड देन लास्ट नंबर पे आ जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको आपने याद कैसे रखना है, रियोमेट के अंदर 3 लफ्ज है, M-A-T, एम से माइट्रल, ए से एओर्टिक, ट्री से ट्राइकस्पिड, इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। तो ये वो कहना चाह रहा है कि हाई प्रेशर वॉल्व्स इफेक्टेड मोस्ट, तो आपको पता है सबसे ज्यादा प्रेशर आपका कहाँ पे होता है, माइट्रल वॉल्व पे। देन सेकंड पे आ जाता है आपका एओर्टिक, एंड देन ट्राइकस्पिड, आपको पता है राइट हार्ट में प्रेशर कम होता है। तो वो इस तरह आप इस चीज को अगर कंसेप्ट के जरिए याद रखना है तो इस तरह याद रख सकते हो। अच्छा, कंसिक्वेंस प्रॉब्लम क्या आई थी, बंदे को क्या हुआ था, फेरिंग्स का इन्फेक्शन हुआ था। किसने इन्फेक्शन करवाया था, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ने करवाया था। ये एमसीक्यूज है, ठीक है। देन लेस्ट सीक्वल में क्या आ सकता है कि बंदे को रूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकती है, 2 से 3 वीक के बाद बंदा आपके पास हार्ट डिजीज के साथ प्रेजेंट कर सकता है। उसमें क्या है कि उसके हार्ट वाल्व वगैरह डैमेज हो जाएंगे, ये सारा प्रॉब्लम हो गया। ये मैंने आप लोगों को एक लेयर अभी बताई है। एंडोकार्डियम के बाहर कौन सी लेयर होती है, एंडोकार्डियम के बाहर मायोकार्डियम, गुड। तो ये जब इन्फ्लेमेशन मायोकार्डियम को दूसरा डैमेज करेगी, तो उधर आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स मिल जाएंगे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉडीज मिल जाएंगी। उनको हम कहते होते हैं एशोफ बॉडीज, उनको हम कहते हैं एशोफ बॉडीज। बट आर एशोफ बॉडीज ये कुछ भी नहीं है, ये समझो एक एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन है। ये क्या है, एक एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन है। अब इस एरिया में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैक्रोफेजिस मिलेंगे। वो मैक्रोफेजिस क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े मैक्रोफेजिस होंगे, और उनका जो न्यूक्लियस होगा वो इस तरह लंबा सा होगा। तो यही है, इनको हम कह देते हैं, ये जो बड़े बड़े दूसरा माइक्रोफेजिस है जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो लंबा सा है, रोड लाइक है, उनको हम कह देते हैं एनिथशो एनिशकोव सेल्स। इनको हम क्या कह देते हैं, एनिशकोव सेल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इनको हम क्या कह देते हैं, एनिशकोव सेल्स। ये क्या है, इनलार्ज्ड मैक्रोफेजिस है, बड़े सारे मैक्रोफेजिस है जिनका क्या है कि ओवोइड वेवी रोड लाइक न्यूक्लियस होता है। तो ये सारे मिलके क्या बना देंगे जनाब, आपकी एशोफ बॉडीज। मींस के इधर ये आपके मैक्रोफेजिस होंगे इस तरह बड़े सारे। देन साथ ये है कि आपको जाइंट सेल्स मिल जाएंगे। जाइंट सेल्स भी क्या है, मैक्रोफेजिस ही हैं, बड़े सारे मैक्रोफेजिस। ये देखो फॉर एग्जांपल, ये मैं कहता हूं कि ये इस तरह बड़े सारे मैक्रोफेजिस हैं। जाइंट सेल्स में अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, मींस के ये काफी सारे बड़े होते हैं जाइंट सेल्स, इसी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, जाइंट सेल्स। लेकिन इनका देख सकते हो आप न्यूक्लियस नॉर्मल है, लेकिन ये जो आपकी एनिस्कोप सेल्स है इनका न्यूक्लियस क्या है कि आपका रोड लाइक है। तो इस तरह आप इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हो। वट आर एशोफ बॉडीज, दीज आर ग्रेन्युलोमाज। वट आर ग्रेन्युलोमाज, स्मॉल एरियाज ऑफ इन्फ्लेमेशन। इनमें क्या होगा, आपको जाइंट सेल्स मिल जाएंगे, इनमें आपको क्या मिल जाएंगी, एनिस्कोप सेल्स मिल जाएंगे। एनिस्कोप सेल्स क्या है, उनमें रोड्स हैं, रोड लाइक उनका न्यूक्लियस होता है। ये बड़ा स्पेसिफिक है, ये वाली चीज बड़ी स्पेसिफिक है। किसके लिए, वो उस मायोकार्डाइटिस के लिए जो रियोमेटिक फीवर की वजह से होती है। ये जो एशोफ बॉडीज हैं या निस्कोप सेल्स हैं, ये बड़े स्पेसिफिक हैं फॉर रियोमेटिक मायोकार्डाइटिस काज्ड बाय रियोमेटिक फीवर। अच्छा जी, तो अब ये तो हमें पता चल गया। देन देखो इस सबसे बाहर लेयर कौन सी होती है, आपकी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की भी तो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो उसको हम क्या कह देंगे, पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस वाला बंदा आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा, वो चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। ये अभी मैं आप लोगों को पेरिकार्डाइटिस डिटेल से बताता हूँ। अच्छा, ये सारी चीजें हमें पता लग गई कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, बंदा कैसे प्रेजेंट कर रहा था। अब हमने उसको डायग्नोज करना है, तो डायग्नोज कैसे करेंगे, डायग्नोज में मेजर क्राइटेरिया में तो ये चीजें आ जाती हैं। ये जोन्स क्राइटेरिया वाला जो है ना, मेजर क्राइटेरिया है ये
इन चारों में ये जो पांचों है ना, इनमें से हमें कुछ चाहिए। देन माइनर क्राइटेरिया में कुछ चीजें आ जाती है। माइनर क्राइटेरिया में क्या आ जाता है आपका, ये वाला फीवर होगा बंदे को, ठीक है। क्या क्या आ जाता है उसमें, फीवर होगा बंदे को। आपको पता है जब इन्फ्लेमेशन होती है तो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरल्यूकिन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर वगैरह, डिफरेंट समझो केमिकल्स रिलीज होते हैं जो क्या करवा देते हैं बंदे को फीवर करवा देते हैं। देन सेकंड थिंग ये है कि बंदे का ईएसआर एलिवेटेड होगा, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने क्या किया कि बंदे का जो ब्लड है ना उसको एक ट्यूब में ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इस तरह आपने ब्लड ले लिया, तो कितना टाइम लेंगे आरबीसीज उस ब्लड में नीचे बैठने के लिए, इसको हम कह देते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट मींस आरबीसीज, सेडिमेंटेशन मींस के ये नीचे बैठ रहे हैं, रेट कितनी स्पीड से बैठ रहे हैं, इसको हम क्या देते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये बड़ा हमारा यूज होता है। तो आप देखो जब बंदे को इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो उसमें ये जब इन्फ्लेमेशन हो रही होती है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स रिलीज होती हैं, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स रिलीज होते हैं। वो क्या करवा देते हैं कि ये जो आपके आरबीसी है ना, इनको थोड़ा थोड़ा क्लम्प करवा देते हैं। तो अब देखो फॉर एग्जांपल ये एक आरबीसी था, तो इसने स्लोली स्लोली नीचे बैठना था, इसका वजन कम था, ग्रेविटी का इफेक्ट है ना। लेकिन कोई चीज भारी हो तो वो जल्दी नीचे गिर जाती है। तो इस तरह क्या होता है कि जब आपकी इन्फ्लेमेशन होती है तो ये थोड़े थोड़े क्लम्प हो जाते हैं। जब ये क्लम्प हो जाते हैं तो अब इनका वजन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब ये देखो जल्दी बैठ जाएंगे ना नीचे, तो इट मींस के इनकी स्पीड क्या हुई, बढ़ गई। तो इसमें ईएसआर इन्फ्लेमेशन में ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, गुड। तो ईएसआर आपको क्या मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। ये क्या है, माइनर क्राइटेरियाज हैं। देन ये है कि एक और चीज, ये जो आपका बैक्टीरिया था ना, ये वाला ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकोकाई, इसके पास दो गन्स होती हैं। इसकी कौन सी दो गन्स है, एक इसके पास स्ट्रेप्टोलाइसिन होती है और दूसरा होता है डीएनएज इंजाइम। ये दोनों के जरिए क्या करता है कि ये सेल्स को मारता होता है। स्टेप्टोलाइसिन फॉर एग्जांपल ये एक सेल है ना, अगर इसके पास ये जो स्टेप्टोलाइसिन है, इसके अंदर ये इसके अंदर पोर बना देता है, सुराग करवा देता है सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से सेल्स की वॉल डैमेज हो जाती है, सेल्स मार जाते होते हैं। तो एक इसकी गन कौन सी आ गई, स्टेप्टोलाइसिन। दूसरा ये है कि आप देखो ये सेल का न्यूक्लियस होता है, इसमें डीएनए आरएनए वगैरह होता है, तो उसको तोड़ने के लिए इसके पास होता है एक इंजाइम डीएनए, जो उनको डीएनए और आरएनए को तोड़ता है। तो अब ये उसको भी तोड़ देगा। तो ये देखो ये दो चीजें हैं। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारे डब्ल्यूबीसी क्या करेंगे कि इन दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएंगे। ऐसे ही है कि नहीं है। इट मींस कि जिस बंदे को रियोमेटिक फीवर हुआ है, जिस बंदे को रियोमेटिक फीवर हुआ है, अगर मैं उसके ब्लड का सैंपल लूंगा तो उसमें क्या मिल जाएंगी, मुझे एंटीबॉडीज मिल जाएंगी। कौन सी एंटीबॉडीज मिल जाएंगी, एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ, और दूसरी कौन सी, एंटी डीएनएज। ठीक है, तो ये दोनों क्या है कि मुझे उस बंदे में एंटीबॉडीज मिल जाएंगी। इससे क्या पता चल गया मुझे, इट मींस के इस बंदे को इन्फेक्शन हुआ है। कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इससे मेरा कंफर्म हो जाएगा कि बंदे को इन्फेक्शन हुआ है। अगर ना इन्फेक्शन होता तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज कहां से आनेगी, नहीं आनी थी ना। तो इससे मुझे पता चल गया कि बंदे को क्या हुआ है, इसका इन्फेक्शन हुआ है इस बैक्टीरिया से। तो आप ये चीजें मेजर क्राइटेरिया देख के, देन ये लैब टेस्ट करवा के, और देन थर्ड क्या है कि ये माइनर क्राइटेरिया वाले, ये सारी चीजें देख के बंदे का आप डायग्नोज कर सकते हो रियोमेटिक फीवर। तो ये था जनाब रियोमेटिक फीवर, जिसमें जगह जगह पे क्या हो रहा था, डैमेज हो रहा था, हमारी अपनी ही बॉडी हमारे अपने ही बंदों को मार रही थी, ऑटोइम्यून रिएक्शन हो रहा था, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा था, और जगह जगह पे इन्फ्लेमेशन हो रही थी। जहां पे वो जाके अटैक कर रही थी उस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो रही थी। देन आ गया हमारा